A very good afternoon to all of you. Today we are starting the second part of your unit 2, that is motion. Uh, if you know, motion is movement of objects, but as far as physics is concerned, motion is defined as the change of position of an object with respect to observation point. अगर एक कोई आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से आप देख रहे हैं, उसके रेस्पेक्टिवली कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, like this, or like this, or like this. There are so many conditions. हर तरह की अलग अलग कंडीशंस हैं। अलग अलग कंडीशंस में इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टिवली या यहाँ से जहां से आप देख रहे हैं उसके रेस्पेक्टिवली ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसके रेस्पेक्टिवली ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे बैठा है, तो उसके रेस्पेक्टिवली ये वाला ऑब्जेक्ट भी मोशन में दिखेगा। यही एक वजह है कि मोशन को एक रिलेटिव टर्म कहा जाता है। जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये आपका मोशन में कहलाता है। अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मेरे लिए ये मोशन में नहीं है, ये मोशन में है। लेकिन अगर कोई इस पे बैठा है तो इसके लिए ये भी मोशन में है, क्योंकि इसके रेस्पेक्टिवली इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला, या आपको दिख रहा है कि ये वाला मोशन में है, लेकिन जो इस पे बैठा होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको इस ये भी मोशन में दिखता है। तो मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकती हूँ। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स सेम स्पीड से एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली जो हैं वो मोशन में नहीं है, दोनों स्टेबल हैं। ये देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो इस पे बैठा है उसको ये रुका हुआ दिखेगा, जो इस पे बैठा है वो इस पे रुका हुआ दिखेगा। ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में नहीं है, लेकिन मेरे लिए या आपके लिए, आपको ये मूव करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए रेस्पेक्टिवली इनकी वो जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो ये आपके लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो मोशन में है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने कभी ट्रेन में मूव कर रहे हो और आपके बगल वाली ट्रेन भी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन मूव कर रही है, तो आपको खाली दूसरे वाले ट्रेन की जो खिड़कियां हैं उनको देखिए, तो आपको दूसरे ट्रेन के डब्बे में सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन रुकी हुई है। अगर आप अपने आसपास प्लेटफॉर्म या चारों तरफ नहीं देखेंगे तो आपको दूसरी वाली ट्रेन रुकी हुई दिखेगी, जबकि इनफैक्ट आपकी दोनों की ट्रेन्स मूव कर रही हैं। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपकी ट्रेन से उनका ट्रेन रुकी हुई है। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेकंड वाली ट्रेन है तो उसके कंपैरेटिवली आपकी ट्रेन भी रुकी हुई है, क्योंकि आप दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली चेंज नहीं हो रही है। आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में भी सुना होगा। ऐसे सैटेलाइट्स जिनका अर्थ से जो पोजीशन है वो कांस्टेंट रहती है। क्या अर्थ मूव कर रही है? हाँ, आपको पता है कि अर्थ कंटिन्यूअसली मूव करती है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव कर रही होती है और अर्थ अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, लेकिन आपके लिए तो रुकी हुई है। मून पे जो बैठा है उसके लिए उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन चूंकि आप जहां से देख रहे हैं वहां से उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, तो आपको वो रुका हुआ लग रहा है, इसीलिए उसका नाम जियो स्टेशनरी है। विद रेस्पेक्ट टू अर्थ द सैटेलाइट इज कांस्टेंट, क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है उसी स्पीड से जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जिस डायरेक्शन में अर्थ का मूवमेंट है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, उसी डायरेक्शन में जो सैटेलाइट है उसका मूवमेंट है। अगर ऐसा है तो वो उसके लिए स्टेशनरी हो जाता है। एक तीसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपकी ट्रेन
एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, बगल में एक और ट्रेन खड़ी है। आपने ये महसूस किया होगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बगल वाली ट्रेन है वो सडनली चल पड़ती है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन चल पड़ी है। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी ट्रेन नहीं चली है, जो बगल वाली ट्रेन थी वो चल पड़ी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस ट्रेन के रिस्पेक्टिवली आपकी पोज़ीशन चेंज हो गई। आपको ये लगा कि वो वाली तो रुकी हुई है और हम चल पड़े हैं। लेकिन जब आपने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा तो आपको लगा अरे प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है हमारी ट्रेन, तो दूसरी वाली मूव कर गई थी। ये सब बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो आपके मोशन को रिलेटिव टर्म है इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए मोशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कहलाती है लीनियर मोशन और दूसरी कहलाती है नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कब होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रेस्पेक्टिवली सिर्फ अपनी डिस्टेंस चेंज करता है और जो उसका डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होती है। ये देखिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। या ऐसे मूव हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। ये होती है लीनियर मोशन। दूसरी मोशन वो होती है जिसमें डिस्टेंस चेंज हो या ना हो, डायरेक्शन जरूर चेंज होती है। जैसे कि देखिए, ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर हम ये बात करें ऐसे, तो डिस्टेंस फिक्स है सर्कल में जब घूमता है, तो डिस्टेंस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है यहां से फिक्स है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, पैराबोलिक मोशन है, जिगजैग मोशन है, साइन वेव है। ये सब डिफरेंट टाइप्स की, जो साइन वेव यानी कि आपका समझ लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या किसी भी तरह की जो पीरियोडिक मोशंस हैं, ये सब ऐसी मोशंस हैं जिन मोशंस में जो डिस्टेंस है इट कैन चेंज और कैन नॉट चेंज, डिस्टेंस may or may not change, but the direction certainly changes. So now आपको जो है यहाँ पर कुछ मोशंस अलग अलग तरह की पढ़नी है। यहाँ इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 तरह की मोशन पढ़ेंगे, एक आपकी लीनियर मोशन है और दूसरी सर्कुलर मोशन है, और बाकी नॉन लीनियर मोशंस के टाइप्स आप आगे के चैप्टर्स में या मे बी अगले अलग अलग ईयर्स में पढ़ें। फिलहाल हम आ जाते हैं लीनियर मोशन पे। लीनियर मोशन कब होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रेस्पेक्टिवली सिर्फ डिस्टेंस चेंज कर रहा हो और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो। डायरेक्शन नहीं चेंज होती, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रेस्पेक्टिवली लीनियर मोशन परफॉर्म करता है। सी एग्जांपल्स, अ बॉय गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, बच्चा घर से स्कूल को जा रहा है। अ पर्सन कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम, हॉस्पिटल से कोई घर को आ रहा है। अ कार मूविंग फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली, और अ प्लेन गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई। ये these all are different examples of linear motion. लीनियर मोशन को एक्सप्लेन करने वाली, डिफरेंट पॉइंट्स पे लीनियर मोशन को डिफाइन करने वाली या एक्सप्लेन करने वाली जो क्वांटिटीज होती हैं वो उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। रादर किसी भी मोशन को जो क्वांटिटीज एक्सप्लेन करती हैं वो उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। लीनियर मोशन के कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये 5 पैरामीटर्स अभी फिलहाल आपको जो सामने दिख रहे हैं, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। डिस्टेंस देखिए क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। अब लेंथ तो इस पे डिपेंड करेगी कि आपका पाथ कौन सा है। अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इसके बीच में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। आप जो पाथ चूज करेंगे उसका जो लेंथ है वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी से लिखा जाता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट जो है वो मीटर होती है। दूसरा देखिए, दूसरा पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है या मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, इट कैन नॉट चेंज, यानी वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको जो है स्मॉल एस से लिखते हैं और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। Let me show you the difference between
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, ये हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पर है जो ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जो बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए आप गए ए से बी की तरफ, आप गए यहां से यहां तक, या आप ए से बी की तरफ यहां से यहां तक गए, या आप ए से बी की तरफ यहां से यहां चले गए, या ए से बी की तरफ आप ऐसे गोल गोल घूमते हुए यहां चले गए। ये चार पाथ आपको दिख रहे हैं। जो फर्स्ट पाथ है ये आपका ये वाला है, सेकंड पाथ ये वाला है, थर्ड पाथ ये वाला है और फोर्थ पाथ ये वाला है। चार पाथ हैं। जो डिस्टेंस है वो इन चारों में अलग अलग होगा। पाथ 1 में सबसे छोटा पाथ जो है वो पाथ 2 है। यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, ए से बी के बीच की लेंथ, चाहे आप ए से बी की तरफ ले लीजिए या बी से ए की तरफ ले लीजिए, वो फिक्स होगी लेंथ। सबसे छोटा पाथ जो है वो पाथ 2 है। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा देखें तो पाथ 1 हो जाता है, इससे और बड़ा देखें तो पाथ 4 हो जाता है, और सबसे बड़ा पाथ जो है वो पाथ 3 है। तो जो पाथ 3 है उस पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, पाथ 4 पे उससे कम होगा, पाथ 1 पे उससे भी कम होगा, और पाथ 2 पे सबसे कम डिस्टेंस होगा। तो ये चारों तो अलग अलग डिस्टेंस हुए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे थे तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा, फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो ये ए से बी की तरफ है। अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो चाहे आप ए से लेके बी की तरफ मेजर कर लें या बी से ए की तरफ मेजर कर लें, किसी भी पाथ से वो आपका डिस्टेंस होगा। अगर आप पाथ 1 से जा रहे हैं तो आप ए से बी की तरफ जाते हुए मेजर कर लें या बी से ए की तरफ जाते हुए मेजर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाथ 2 है तब भी ए से बी की तरफ जाएं, बी से ए की तरफ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी की तरफ आप गए और डिस्प्लेसमेंट एस है, तो बी से ए की तरफ आने में डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस एस हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। ए से बी की तरफ गए तो उसकी डायरेक्शन ए फ्रॉम बी है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अगर मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए देखेंगे तो इट विल बी माइनस एस। सो डिस्प्लेसमेंट कैन नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यहां से आपको बहुत अच्छी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहिए तो आप इनमें डिफरेंसेस आराम से लिख सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला डिफरेंस, डिस्टेंस is the length of path between 2 points. Displacement is the shortest distance from one point to another. दूसरा डिफरेंस, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस आपका जितना बड़ा पाथ है उतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ से जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरा डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चौथा डिफरेंस देखिए, जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है अगर आप राउंड ट्रिप्स पे जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यानी कि अगर आप ए से बी की तरफ आप पाथ 1 से गए और बी से ए की तरफ पाथ 2 से आ गए, तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी पाथ 1 प्लस पाथ 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पाथ 1 से जाइए या पाथ 2 से जाइए, इट विल बी एस माइनस एस, so it will be zero. So on round trips the displacement is zero, while whether it is a round trip or it is any sort of trip, the distance can never be zero. ये चार डिफरेंसेस तो सीधे सीधे हैं। पांचवा डिफरेंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस को डी से लिखा जाता है और डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा जाता है। अब हम आ जाते हैं अगला आपका जो पैरामीटर है, दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? The distance traveled per unit time is known as speed. Distance traveled per unit time. जैसे डिस्टेंस आपका स्केलर है, सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसको कैपिटल एस से लिखा जाता है और इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर अपॉन सेकेंड होता है। नेक्स्ट आ जाइए वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी को नॉर्मली वी से लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका एसआई यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड होता है। वेलोसिटी को दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हर टाइम फिक्स टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स हो। अगर ऐसा है
तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। और अगर फिक्स टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। देखिए, पहले सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर चला, चौथे सेकंड में भी 2 मीटर चला, तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन अगर पहले सेकंड में 2 मीटर चला, दूसरे में 3 चला, तीसरे में 5 चला, चौथे में 8 चला, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। या पहले में 8 चला, दूसरे में 7 चला, तीसरे में 3 चला, चौथे में 5 चला, पांचवे में 2 चला, तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां पर होती है वहां पर चेंज इन वेलोसिटी होता है, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो उसको स्मॉल यू से लिखा जाता है, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसको स्मॉल वी से लिखा जाता है। दोनों ही वेलोसिटीज हैं, तो दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर अपॉन सेकेंड। जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है तो वहां एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है और एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और t सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है तो v minus u upon t is known as acceleration. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। और अगर आप एक्सेलरेशन की बात करिए तो यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज होती हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था और 5 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड की या टी सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चला गया। यहां पर आप देखेंगे तो जो एक्सेलरेशन है इट विल बी 10 minus 2 divided by t. This is a positive quantity. Let me rub it first. See, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था और t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब यहां पर क्या होगा आपका, देखिए कि अगर आप कुछ सेकेंड्स के बाद टी सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन की हम बात करें, एक्सेलरेशन विल बी 10 minus 2 upon t. 10 minus 2 is a positive quantity, so acceleration will be positive. यहाँ पर जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा that will be positive. दूसरा केस देखिए, इनिशियली जो स्कूटर है आपका या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और आपने उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से t सेकेंड में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। इस केस में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 2 minus 10 upon t. 2 minus 10 is a negative quantity. तो अब एक्सेलरेशन आपके दो तरह के हो गए, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको कहा जाता है रिटार्डेशन। दिस इज रिटार्डेशन। दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। दिस इज और सो रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। आप अपना स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, जब आप उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो आप एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। जो और जब आपको उसको रोकना होता है तो आप या उसकी स्पीड कम करनी होती है तो आप ब्रेक्स का यूज करते हैं। तो एक्सेलरेटर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन करता है, स्पीड को कम से ज्यादा करता है, वेलोसिटी को कम से ज्यादा करता है। लेकिन जो ब्रेक होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, वो रिटार्डेशन का काम करता है। वो आपकी जितनी भी स्पीड है उसको रिड्यूस करता है, वेलोसिटी को रिड्यूस करता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन वहां पर प्रोवाइड करता है। तो ये आपके डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के।
ये आपके देखिए फिर से ये पांचवा जो आपका पैरामीटर था एक्सेलरेशन, उस पे आ जाइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ई यू इनिशियल वेलोसिटी है एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी विच इज अचीव्ड इन टाइम t, देन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, और इसका ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और अब एक्सेलरेशन के साथ साथ एक और हमारे पास क्वांटिटी ऐड हो जाती है, दैट इज फोर्स। ये आप समझिए कैसे है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ है, क्या अपने आप चल पड़ेगा? आपके टेबल पे बुक रखी है, क्या वो अपने आप मूव कर जाएगी? नहीं। कब तक मूव नहीं करेगी? जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। ये यहाँ रखा था, अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव कर गया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, मेरे फोर्स लगाने पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर मैं और ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो और ज्यादा चेंज हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये दोनों ही केसेस में चेंज इन वेलोसिटी हुआ। दूसरा देखिए, एक ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका धीरे धीरे मूव कर रहा है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। दोनों केसेस में चेंज इन वेलोसिटी है। एक है अगर रेस्ट से उसमें कोई वेलोसिटी आ जाए। दूसरा केस है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो वो चेंज हो जाए, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, या कोई एक वेलोसिटी रिड्यूस होकर 0 हो जाए, या 0 वेलोसिटी से किसी वैल्यू पे पहुंच जाए। ये सब डिफरेंट केसेस है। इन सारे केसेस में एक्सेलरेशन होता है, और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको अचीव करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। बिना फोर्स के चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता। जो आपका एक्सेलरेटर है आपकी कार में, स्कूटर में, वो फोर्स लगाता है चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपके ब्रेक्स हैं तो वो भी फोर्स लगाता है चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो बिना फोर्स के चेंज इन वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। यहां से हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपने 10th में पढ़ा होगा, पुश या पुल जो होता है वो फोर्स कहलाता है। यहाँ पे हम उसको कहने का तरीका हमारा थोड़ा सा फर्क है। द पुश और पुल which changes or tries to change the state of rest or of uniform motion of an object is known as force. वो पुश या पुल जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, वो आपका फोर्स कहलाता है। एग्जांपल्स देखिए, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया और इसका जो आपका रेस्ट पोजीशन था वो चेंज होकर मोशन में आ गया, ये फोर्स है। इसके बजाय एक जमीन पे मैंने गत्ते का डब्बा रखा, उसके ऊपर मैंने पुश किया, उसमें रुका हुआ था वो चल पड़ा, या उसको मैंने पुल किया, वो रुका हुआ था वो चल पड़ा। ये सारे केसेस में फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज कर रहा है। दूसरा देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे मूव कर रहा था, इसको मैंने फोर्स लगा दिया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, ये भी फोर्स था। तीसरा केस देखिए, ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, यहाँ पे कोई मूव कर रहा था, मैंने इसको फोर्स लगाया और इसको रोक दिया। फोर्स लगा के रोकने पे इसका जो मोशन था वो चेंज हो गया, यूनिफॉर्म मोशन से वो रेस्ट में आ गया। और देखिए एग्जांपल, आप एक दीवार है उसके ऊपर पुश करना शुरू कर दीजिए, दीवार को पुश करिए या पुल करिए, कुछ नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? लगाया। एक बहुत भारी बक्स ले लीजिए, बहुत भारी बॉक्स है, से 1 टन का बॉक्स है, आपने उसको पुश करना शुरू किया, आपके अकेले से नहीं पुश हुआ, 2 और आ गए साथ में, उन्होंने पुश किया तो वो मूव कर गया अपनी जगह से। फोर्स तब भी लग रहा था जब आप अकेले लगा रहे थे, जब आप पुश कर रहे थे तब भी फोर्स लग रहा था, लेकिन वो फोर्स इतना नहीं था जो उसके वेट को या उसका जो ऑपोजिंग फोर्स है उसको ओवरकम कर पाए। इसलिए फोर्स जो है वो उसकी टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की। वो चेंज कर दे या ना कर दे, दोनों ही केस में वो फोर्स होता है। यही वजह है कि आपका जो फोर्स का डेफिनेशन है वो इस तरह से बताया गया है कि पुश या पुल, वो पुश या पुल जो या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देता हो या चेंज करने की कोशिश करता हो, दोनों ही केस में आपका ये फोर्स कहलाता है। सो द पुश और पुल which changes or tries to change the state of rest
or of uniform motion of an object is called force. चूंकि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव इन एन ऑब्जेक्ट स्टेट। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जो एजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है वो आपका फोर्स कहलाता है। ये दूसरे तरह की डेफिनेशन है। जो फोर्स है उसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। आपको दोनों यूनिट्स याद रखने हैं। न्यूटन को कैपिटल एन से लिखा जाता है, कैपिटल एन उसका सिंबल है, लेकिन जब आप उसको एज यूनिट लिखेंगे, पूरी यूनिट अगर आप लिखते हैं तो NEWTON न्यूटन स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स में अगर आप लिखेंगे तो ये जो साइंटिस्ट न्यूटन था उसका नाम हो जाएगा, इसलिए एन को हमेशा इसको स्मॉल के लेटर से स्टार्ट करके लिखा जाता है। सीजीएस यूनिट इसका डाइन है। मैथमेटिकली ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। F जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना ज्यादा रिटार्डेशन होगा। तो ये डिपेंड करता है फोर्स पे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है और ये ma के बराबर होता है, जहां मास कांस्टेंट है और वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम आ जाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है? किसी भी फोर्स को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, और ये जब आप किसी फोर्स को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो ये जो प्रोसीजर है ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। अब हम आ जाते हैं, आपको ये मैं बताती हूँ आपको समझने के लिए। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, यहाँ पर आपने एक हुक लगा दिया और ये आपने रस्सी बांध के इसको खींचना शुरू कर दिया। इसके ऊपर आपने फोर्स एफ लगाया। अगर ये गत्ते का डब्बा होगा, बहुत हल्का है इससे, जो आपका फोर्स है उसके रिलेटिवली ये जो इसका मास है वो अगर बहुत कम है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा। लेकिन अगर इसका मास ज्यादा है तो ये इस तरह से स्लाइड करता हुआ अर्थ पे चलेगा। क्या कभी भी ऐसा होगा कि ये इस तरफ को सीधे उठ जाए, जिधर तिरछा आप खींच रहे हैं उधर को उठ जाए? ऐसा नहीं होगा। या तो ये वर्टिकल मूवमेंट होगा या ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। इसका मतलब जो आपका ये फोर्स है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, द फोर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इज दिस वन एंड अदर कंपोनेंट इज दिस वन। जो ये वाला कंपोनेंट है, अगर इस एंगल को हम थीटा माने, ये कंपोनेंट एफ एक्स होता है और ये एफ कॉस थीटा के बराबर होता है। और ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसको एफ वाई से लिखा जाता है और ये एफ साइन थीटा के बराबर होता है। कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में करके दिखाती हूँ। देखिए, मान लीजिए एक फोर्स एफ है और हमने इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। एक आपका इधर आया एफ एक्स और दूसरा आपका इधर आया एफ वाई। तो ये एफ एक्स और एफ वाई हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ से एक, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये एंगल आपका थीटा है। हमने ये पॉइंट ओ ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, ये आपका फोर्स है। यहां से हमने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये बना आपका एफ एक्स। दूसरा परपेंडिकुलर हमने इधर से ड्रॉप कर दिया, ये हमारा बना, ये यहां तक हमारा बना एफ वाई। ये देखिए ये आपका एफ वाई हो गया। अब एक कंपोनेंट एफ एक्स है, दूसरा कंपोनेंट एफ वाई है। ये दो कंपोनेंट्स हो गए आपके, जो कि आपको यहाँ पर, जिनकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। यहां से अगर आपको पता हो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? दैट इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पर n था और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे m था, तो आपका साइन थीटा विल बी an डिवाइडेड बाय OA। परपेंडिकुलर इज an और हाइपोटेनस इज OA, तो दिस इज ON डिवाइडेड बाय OA। ON क्या है? ON is this one,
ये किसके बराबर है? Fy के। सो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं इसको ON की जगह हम लिख सकते हैं F और Y डिवाइडेड बाई F। तो यहां से साइन थीटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा विल बी ON डिवाइडेड बाई दिस वाज AN, सॉरी ये आपका था AN था ना, दिस वाज AN डिवाइडेड बाई OA। और यहां पर आपका अगर हम cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा विल बी इक्वल टू ON डिवाइडेड बाई OA। देखिए दिस इज AN, साइन थीटा इज AN डिवाइडेड बाई OA। AN इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज Fy, सो दिस इज Fy अपॉन F। और अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो दिस इज ON डिवाइडेड बाई OA। ON आपका है Fx डिवाइडेड बाई F। तो यहां से आपका cos थीटा आ जाता है F cos थीटा, Fx आ जाता है आपका F cos थीटा। तो ये देखिए ये आपका पूरा डेरिवेशन है जो कि हम आपको यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पे डाला हुआ है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये आपका स्क्रीन है, इसमें मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट आपका N है, ये पॉइंट M है, ये आपका जो फोर्स है ये F है और इसके दो कंपोनेंट्स Fx और Fy। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन OA, दिस इज Fy अपॉन F। cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OA, this upon this, so this is Fx upon F। तो Fy is equal to F sin थीटा और Fx is equal to F cos थीटा। यहां से आप दो कंपोनेंट्स, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपने निकाल लिए। पहला है आपका Fx इज इक्वल टू F cos थीटा और दूसरा है Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। Fx को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और Fy को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। अगर याद रखने के लिए शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये थीटा से लगती हुई जो आर्म होती है ये cos थीटा की होती है और थीटा के सामने वाली जो आर्म होती है या इसके परपेंडिकुलर जो आर्म होती है वो साइन थीटा की होती है। ये सिर्फ फोर्स के साथ ही नहीं है, आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो वो इसी तरह से रिजॉल्व होता है। मेरे ख्याल से आज हम इतना ही छोड़ते हैं, 2-4 मिनट रह रहे हैं, आप अपनी अटेंडेंस पोस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। सो